हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम अध्याय 3 जो है आपका परमाणु एवं अणु, इसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे पहले इसकी बात करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक सूत्रों को किस तरह से लिखा जाता है, उनको लिखने के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम रासायनिक सूत्र लिख पाएँ। इसके अलावा हम अलग अलग यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र हैं, ठीक है ना, उनका द्रव्यमान कितना होगा ये निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं लेक्चर 2 में। इससे पहले एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने लेक्चर 1 में कवर कर दिए थे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा इस चैप्टर का तो पहले उसको देख लेना। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर की। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप, ठीक है, रासायनिक सूत्र को लेकर परेशान हैं, मतलब इसमें आपको दिक्कत होती है, तो आज के बाद वो दिक्कत नहीं होगी। आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, सुनो, जो जो मैं बोलूँगा पहले उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान कहीं और है अगर आपका, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को देख रहे हो तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपके समझ में ना आए। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी ही आएंगी अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो सुनो, पहले रासायनिक सूत्र होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में सीखेंगे कि भाई इसको लिखना कैसे है। पहले समझो कि रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं जो मैंने लिखी है, फिर समझाता हूँ कि ऐसा इस डेफिनेशन में क्यों लिखा है। तो आपको याद रखना है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या खतरनाक खतरनाक शब्द यूज कर दिए इसमें यार। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक यौगिक लेते हैं पानी। ठीक है, आपको पता होगा पानी एक यौगिक है, हमने पिछली वीडियो में इसको पढ़ा हुआ है। तो यौगिक क्या हो गया? पानी। अब पानी की अगर मैं रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो यानी कि इस यौगिक का रासायनिक सूत्र हो गया H2O। और संगठक का मतलब क्या है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो पानी के दो संगठक आपको नजर आ रहे होंगे, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो यानी इसके संगठक हो गए H2O। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपको ये परिभाषा जो लिखी है मैंने समझ में आ जाएगी कि भाई किसी भी यौगिक, जैसे कि हो गया पानी, इसका रासायनिक सूत्र जैसे कि हो गया H2O, उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। मतलब क्या कि भाई जो इसके संगठक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहली बात तो इसके सूत्र में मैंने इनके प्रतीकों का यूज किया है। हाइड्रोजन की जगह H लिखा है, ऑक्सीजन की जगह O लिखा है। तो H और O प्रतीक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दूसरी बात, जब रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं तो मैं ये भी लिख रहा हूँ कि इसमें H कितना है? H 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब कैसे हमें पता लगता है कि H 2 आएगा ऑक्सीजन 1 आएगा, या फिर हमें कैसे पता लगता है कि पहले H वाली चीज़ लिखनी है फिर O लिखना है? ठीक है, तो ये सब आपको पता लगेगा जब आप नियम पढ़ोगे, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि रासायनिक सूत्र लिखने के नियम होते हैं सर, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया रासायनिक सूत्र। ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ों के रासायनिक सूत्र पढ़े होंगे, जैसे जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको, तो NaCl हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपने पढ़ा होगा CO2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपने बहुत सारी चीज़ों के ये रासायनिक सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। ठीक है, तो ये रासायनिक सूत्र लिखे कैसे जाते हैं, क्या क्या नियम है, यही हम सीखने वाले हैं। तो समझ में आ गया आपको, रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन समझ में आ गई? रासायनिक सूत्र की डेफिनेशन समझ में आ गई है ना सर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात आप नोट कर लेना अपने दिमाग में कि अगर आपको रासायनिक सूत्र लिखना सीखना है, ठीक है, तो जो इसको लिखने के नियम है वो तो सीखना ही है, साथ साथ आपको मेन दो चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। पहला क्या? तत्वों के प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, नाइट्रोजन का प्रतीक N है, ये सब आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो तत्व हैं उनकी संयोजकता, यानी कि उनकी संयोजन क्षमताएं आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो पक्का से पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रतीकों के बारे में तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो प्रतीक अगर आपने अच्छे से याद कर लिए हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं किए तो भी मैं भी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ संयोजकता क्या होती है, यानी कि जो संयोजन क्षमताएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखो, किसी तत्व की संयोजन शक्ति जो होती है उसको उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी कि संयोजकता का मतलब क्या हो गया? दूसरे एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, संयोजन की जो क्षमता है, उसी को बोलेंगे संयोजकता। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा संयोजकता। अभी आप समझ सकते हो, जो संयोजकता का मतलब समझो हाथ, कि अगर एक तत्व है, मान लो उसके 4 हाथ हैं, ठीक है, या उसके 2 हाथ हैं, तो मतलब वो 2 और तत्वों को पकड़ सकता है, 2 और तत्वों के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। किसी तत्व का एक ही हाथ है, मान लो कोई तत्व X है उसका एक ही हाथ है, तो मतलब उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, +1 या -1। ठीक है, अब ये
कैसे होती है ये इतना सिंपल नहीं है, हाथ तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बता दिया ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन सके। असलियत में तत्वों के हाथ पैर ऐसे नहीं होता है, वो समझाने के लिए बोला मैं कि कोई तत्व कितने अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की शक्ति रखता है, संयोजित होने की शक्ति रखता है, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। कैसे निकालेंगे अभी आऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल देख लो कि अगर आपको संयोजकताएँ पता हों और तत्व पता हों, तत्वों के प्रतीक, तो आप कितनी आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखो, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको पता लग गया हाइड्रोजन आ रहा होगा और क्लोरीन आ रहा होगा, ठीक है ना, नाम से पता लग जा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर मान लो तत्व याद था हाइड्रोजन का तो आपने लिख दिया H, क्लोरीन का याद था तो आपने लिख दिया Cl। अगर आपको इनकी संयुक्ताएं पता है जो भी मैं आपको निकालने सिखाऊंगा, मान लो अगर आपको थोड़ी देर आगे निकालनी है, तो हाइड्रोजन की संयुक्ता होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इंटू 1, देखो प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा, H इंटू 1 यानी कि एक H आ गया और Cl इंटू 1 यानी कि एक Cl आ गया। तो यहाँ से इसका सूत्र बन गया HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, ठीक है, अभी ये मत सोचना कि यार ये संयुक्ता निकालनी तो सिखाई नहीं अभी, जस्ट इमेजिन कि अगर ये आपको बस यही, अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो फिर यही तो दिक्कत रह जाएगी कि भाई इनकी संयुक्ता कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यानी कि H, सल्फाइड यानी कि सल्फर से बना होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, हाइड्रोजन और सल्फर। अब हाइड्रोजन की संख्या +1 होती है, सल्फर की -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, H2 और सल्फर 1, यानी कि अगर 2 H हों, देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि सल्फर की -2 है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इनको बैलेंस करना होता है, जो इनके चार्ज हैं या जो इनकी संयुक्ताएं होंगी उसको बैलेंस करना होता है। तो क्योंकि इस पर 2 नेगेटिव हैं तो ये एक पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अगर H 2 हो जाए, H कितने हो जाएं 2, तो एक H के पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो 2 के पास H2 हो जाएगा, साथ में S, तो S के पास 2 नेगेटिव था अकेले के पास, इसके पास 2 मिला के 2 पॉजिटिव हो गए, बैलेंस हो गया, तो H2S इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान है, बस हमें संयुक्ताएं निकालनी तो आनी चाहिए, तो सिखा देता हूँ मैं आपको संयुक्ताएं निकालनी, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले, ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे निकालना है, लेकिन आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं भी रख पाओगे कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, संयोजकता, यहाँ पे क्या लिखा, आयन का नाम क्या है और यहाँ पे है संकेत, ठीक है। पहले इतने को देखो, तो जैसे सोडियम है, सोडियम की संयुक्ता होती है +1, तो देखो इस पर संकेत क्या होगा, अगर सोडियम का आयन है तो धन आयन है इसका Na+, ठीक है। पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, ठीक है। तो जितनी भी ये तत्व हैं सीधा सीधा, ठीक है ना, इनको तो निकालने का तरीका हम करने ही वाले हैं, तो इनको आप अगर याद ना भी रखो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर H+ होगा तो याद रखना हाइड्रोजन, ठीक है, H- होगा तो हाइड्राइड, नाम बदल जाते हैं, Cl- होगा तो क्लोराइड, Br- होगा तो ब्रोमाइड, आइड की आवाज़ आती है अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आयोडाइड, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सल्फाइड। समझ में आ रही बात, ठीक है। देखो तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो तत्व है ना उनको तो आप आराम से निकाल पाओगे संयुक्ता। हाँ, जो यहाँ पे बहुपरमाणु आयन है ना, ठीक है, कम से कम इनको याद रख लेना अभी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इनको अगर आप नहीं भी याद रख रहे हो ना सर अभी, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम निकालना सीख लेंगे अभी, ठीक है ना, अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। हालांकि निकालने के फॉर्मूले इनको भी है, बट अभी क्लास 9th के लेवल पे अभी मैं वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना करो कि जो बस बहुपरमाणु आयन है यहाँ पे, उनको आप यहाँ से रिमेंबर कर लो, ठीक है। इनके बारे में अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो बहुपरमाणु आयन में आपको कम से कम इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए कि अमोनियम अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है NH4 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर कोई हाइड्रोक्साइड बोल रहा है तो OH नेगेटिव यानी एक माइनस होता है। नाइट्रेट कोई बोल रहा है तो NO3 नेगेटिव। याद रखना नाइट्रेट और नाइट्राइट में कंफ्यूज मत होना, नाइट्राइड जो होता है उसका मतलब होता है N3 नेगेटिव, जबकि नाइट्रेट जिसके साथ NO3 लगाओ एक नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक साथ हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 एक नेगेटिव होता है, ठीक है। सिर्फ कार्बोनेट कोई बोले तो CO3 2 नेगेटिव होता है। सल्फाइट कोई बोले तो SO3 2 नेगेटिव होता है।
सल्फेट कोई बोले तो SO4 2 नेगेटिव होता है। याद रखना 3 चीज़ें हैं एक जैसी सुनने में, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड मतलब SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, ठीक है। फॉस्फेट कोई बोलता है तो PO4 3 नेगेटिव। तो अभी के लिए आप क्या करो, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9, ये 9 चीज़ें याद कर लो पहले। यहाँ पे इनके चार्ज जरूर याद रखना, जितने चार्ज हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे सिंगल चार्ज है, यहाँ पे सिंगल चार्ज है, यहाँ पे सिंगल चार्ज है, तो इन सभी की संयोजकता 1 होगी, प्लस या -1, ठीक है। जिसके पास, ठीक है ना, 2 नेगेटिव हैं उनकी 2 हो जाएगी, जिनके पास 3 है उसके 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इतने चार्ज आप याद रखना, ठीक है। हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो संयोजकता या फिर चार्ज के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को कैसे करेंगे इसके बारे में समझ लेते हैं, अगर आपको इनका सीखना है तो, ठीक है। अभी क्लास 9th के लेवल पे आपको 20 तक या 18 तक कम से कम तत्व, ठीक है ना, याद होने चाहिए परमाणु संख्या के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, अभी मैं लिखना सिखा रहा हूँ आपको। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल H, इसकी परमाणु संख्या होती है 1, ठीक है। हालांकि ये चौथे पार्ट का हिस्सा है, बट अगर मैंने ये नहीं सिखाया तो आपको फॉर्मूला लिखना आएगा नहीं, इसलिए आपको ये अभी सीख लो, चौथे चैप्टर में भी काम आ जाएगा, ठीक है। हीलियम का कैपिटल H स्मॉल ई। अगर किसी तत्व में एक से ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं तो आपको याद रखना पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, बाकी जितने भी अक्षर आते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो पहला L कैपिटल आएगा, I स्मॉल आएगा, ठीक है। बेरिलियम BE, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F। पहले 1 से लेके 9 तक की बात कर लेते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, लिथियम की 3 होती है, बेरिलियम की 4 होती है, बेरिलियम की 4 होती है, बोरॉन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। आपको इनकी परमाणु संख्या याद रखनी है। जब आपको परमाणु संख्या याद हो जाएगी तब आप इनकी संयोजकता कैसे निकालोगे। संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि देखो, अभी जब आके चौथे चैप्टर में आप अलग अलग मॉडल पढ़ोगे, परमाणु के अलग अलग मॉडल, तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है, एंड में जाके, कि जो परमाणु है बीच में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये चीज़ें समझानी अभी जरूरी है थोड़ी बहुत, इसलिए हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल में हम चौथे चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अलग अलग कक्षाओं में, मतलब ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह, ठीक है। तो वैसे ही नाभिक के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, ठीक है। तो पहली कक्षा को, अगर एक चक्कर, पहली कक्षा को K बोला जाता है, जैसे ये वाली कक्षा हो गई K। दूसरा जो ये चक्कर बन रहा है इसको L बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, L, तो इसको बोल देंगे L। तीसरा अगर होगा तो M, चौथे चक्कर को N, यानी अगर तीसरा यहाँ पे होता तो M, चौथा होता तो N, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहले चक्कर की अगर संख्या बोलें N, तो पहले चक्कर के लिए N की वैल्यू होगी, दूसरे चक्कर यानी दूसरे सेल बोलते हैं इसको या कक्षा बोलते हैं, N की वैल्यू 2 होगी, तीसरे के लिए 3 होगी, चौथे के लिए 4 होगी। याद रखना ये स्मॉल n है, कैपिटल N की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब जो K है, ठीक है ना, K के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी, L के लिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी, M के लिए 3 हो जाएगी, N के लिए 4 हो जाएगी, ठीक है। अब नियम ये है कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जो आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ोगे 2n²। बोर बेरी स्कीम के बारे में भी पढ़ोगे चौथे चैप्टर में, तब वहाँ पे आपको पता लगेगा, ठीक है ना, इस जब चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक बार इसको मिटा देते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान सुनते रहो, एक बार में हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जो कक्षा K है, K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2n² का फॉर्मूला लगा के हम बता सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा,
ठीक है। तो के के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, के पहली कक्षा होती है ना, जो पहली कक्षा होगी उसके लिए n की जगह 1 रख देना। तो यहाँ से 2 n की जगह 1 आ गया, यानी 1 का स्क्वायर। तो पहले आप क्या करो, स्क्वायर करो फिर डबल करना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का डबल हो जाएगा 2, यानी जो पहली कक्षा है यानी के कक्षा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में 2 आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने पूछा भैया एल कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप क्या लिखोगे, फिर से वही फॉर्मूला 2n स्क्वायर। लेकिन एल कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, ठीक है ना, दूसरी कक्षा का नाम एल है, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 इस फॉर्मूले में, ठीक है। इस फॉर्मूले वाला n है, ये वाला n नहीं है, ये तो कैपिटल n है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी कि अगर L कक्षा में पूछा जाए तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम है सर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा का नाम है m, ठीक है। तो फिर से 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आप n की जगह रख दोगे 3, क्योंकि तीसरी कक्षा है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करो पहले 9 होता है, 9 का डबल करो 18, यानी कि जो तीसरी कक्षा है, ठीक है, KLM, ठीक है, इसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि भैया n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फॉर्मूला वही रहेगा 2n स्क्वायर, यानी कि 2n की जगह आ गया सर 4, 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, n के लिए n चौथी कक्षा है तो 4 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि अगर n कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कहानी, तो आपको बाकी चीज़ समझाने में अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर से आपको ट्रिक सिंपल सा ये रखना है, जिस कक्षा में पूछा जाए अगर वो पहली कक्षा है तो 1 का स्क्वायर करके डबल कर दो, अगर वो दूसरी कक्षा है तो 2 का स्क्वायर करके डबल कर दो, अगर वो तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर करके डबल कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला मतलब क्या कि जौन सी कक्षा है उसका स्क्वायर करो डबल कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बस सीधा सा फॉर्मूला ये। तो एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर पहली कक्षा है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका डबल करा 2, यानी पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर दूसरी कक्षा यानी एल कक्षा है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का डबल हुआ 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 का डबल हुआ 18, ठीक है। अगर चौथी कक्षा होगी तो n की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ऐसी करके 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, ढिंका फलाना, ठीक है। कक्षाएं आप समझ रहे हो ना, बीच में नाभिक है, किनारे किनारे, ये बनी पहली कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मान लो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर ये बनी दूसरी कक्षा यानी कि एल कक्षा बोलेंगे, इसमें मैक्सिमम ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन बना देना, ठीक है। फिर तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 18, चौथी कक्षा में मैक्सिमम 32, 5वीं कक्षा में ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ अपनी मेन कहानी पे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, इनके बारे में हम ठीक है विस्तार से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। अच्छा, एक और याद रखना कि किसी भी तत्व के, ठीक है, जो सबसे बाहरी वाली कक्षा बनेगी उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, मैक्सिमम उसमें 8 आ सकते हैं, नहीं सबसे बाहरी वाले में, ठीक है। जैसे मान लो किसी में 4 कक्षाएं हैं तो चौथी में वैसे तो मैक्सिमम 32 आ सकते हैं, बट अगर 4 के बाद कोई और कक्षा नहीं है तो चौथी में फिर 8 ही रखने पड़ेंगे, ये भी नियम है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8, ठीक है ना। अब जरा इमेजिन करो कि अगर इन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, तो आपको याद रखना है जो इनकी परमाणु संख्या होगी, अगर कोई चार्ज नहीं है तो, अगर कोई चार्ज नहीं है तो जो इनकी परमाणु संख्या होगी उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, इसको भी कहीं लिख लेना कि मान लो कोई भी तत्व है अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, अगर किसी तत्व पे कोई चार्ज नहीं है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और वो बराबर होते हैं परमाणु संख्या के। वो बराबर किसके होते हैं, परमाणु संख्या की। हम यार अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट इन्होंने एनसीईआरटी ने ऐसे मिक्स कर रखा है ना चैप्टर कि अगर मैं ये सब चीज़ें ना समझाऊँ तो आप फॉर्मूला लिखना अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो ये कहीं लिख लेना आप अच्छे से कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन उतना ही परमाणु संख्या, कब, जब कोई चार्ज नहीं है। कहने का मतलब है अगर जैसे अभी आप देखो हाइड्रोजन पे क्या कोई चार्ज है, नहीं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। तो अगर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो यकीन मानो हाइड्रोजन पे प्रोटॉन भी 1 है, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन भी 1 है। कब तक ऐसा है, जब तक इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज जब आएगा वो कहानी अलग है, हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हीलियम पे कोई चार्ज नहीं है,
तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। अब जितनी परमाणु संख्या उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं सर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितनी परमाणु संख्या उतने इलेक्ट्रॉन ले लो और उनको इन कक्षाओं में बांट दो। जैसे जैसे आप इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन बांटोगे तो जो आपको नज़र आएगा कि हमने इतने इतने इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में रखे हैं, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं इसको मिटा लूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, कोई चार्ज नहीं, मतलब इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाएगा। सबसे पहले याद रखना के कक्षा भरी जाएगी, जब के कक्षा पूरी भर जाएगी तब हम एल पे जाएंगे, जब एल पूरी भर जाएगी तब एम पे जाएंगे, जब एम पूरी भर जाएगी तब एन पे जाएंगे। अब के बेचारा गरीब है, उसके पास एक ही रुपए हैं, और पहले मान लो ये होटल है, के एल एम एन होटल है, तो पहले होटल में ये 2 रुपये मैक्सिमम खर्च कर सकता था, नियम ये है ना। के में 2 रुपये, एल में 8 रुपये, एम में 18 रुपये, एन में 32 रुपये, ऐसे करके। लेकिन इसके पास तो एक ही रुपये हैं, तो ये के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा सर? एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, मतलब हाइड्रोजन का नाभिक यहाँ के बीच में होगा। अब ये पहली कक्षा में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख देगा, बस यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब बात आएगी हीलियम की, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख देगा, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई। अब अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का नाभिक ये रहा। अब इसमें एक ही कक्षा बनेगी, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे लिथियम की, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु संख्या 3 है और कोई चार्ज नहीं है, तो परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा, ये के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है इसके पास 3, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो एल कक्षा में चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,1। यानी कि हुआ क्या होगा लिथियम के केस में, भाई पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख दिए, लेकिन इसके पास 3 थे। अब 3 पहली कक्षा में आ नहीं सकते हैं, तो जो एक तीसरा इलेक्ट्रॉन बचा वो अगली कक्षा में चला जाएगा, है ना। अब इसकी सबसे बाहरी कक्षा हो गई ये वाली, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बाहरी में भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, याद रखना। ऐसे करते करते अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना सीख जाओगे तो फिर आपको संयोजकता निकालनी आ जाएगी, क्योंकि जो संयोजकता है वो डिपेंड करती है कि आखिरी में जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पहले आपको मैं समझा दूँ, जैसे यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रख देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी में, क्योंकि पहली में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8, यानी दूसरी में जब तक 8 ना हो जाए तब तक तीसरी में नहीं कूदना है, ठीक है। फिर इसकी बात आएगी तो 2,3, 2 और 3 5 हो गए। फिर कार्बन के पास टोटल 6 हैं, तो ये पहले में 2 रख देगा, दूसरे में 4 रख देगा, 6 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 हैं, तो पहले में 2 रख देगा, अगले में 5 रख देगा, 2 और 5 7 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो 2,6 8 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास 9 है, तो 2,7 9 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले में 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इतना सीखा, आगे और चलते हैं। उसके बाद आता है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे कक्षाएं बनाऊँ के एल एम एन, मैं बहुत डिटेल में चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा के लेक्चर देख लो सर, ऐसा होगा ही नहीं कि कभी भी आपको कोई दिक्कत आए, ठीक है। नियॉन का 10 है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, अभी कोई चार्ज नहीं है, तो 2,8 10, ठीक है। याद है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन याद है ना, के एल एम एन में मैक्सिमम, के में 2, एल में, एल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, एम में 3 होता है, तो 3 तिया 9 दूनी 18, और एन में 4 चौक 16 दूनी 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो इन कक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बात आएगी अब सोडियम की। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, अभी कोई इस पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो मतलब इस पे 11 ही इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे। ये जाएगा भाई, पहले के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख देगा? 2। फिर अगले में इसके देखो 11 में से 2 गए, 9 बचे, लेकिन यहाँ 9 रख नहीं सकता, क्योंकि एल कक्षा में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। नियम क्या है कि एल कक्षा में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 9 कैसे रखोगे? तो रखने तो सर 8 ही पड़ेंगे, 2 8 10 ही तो हुए,
तो यानी कि इसको अगली कक्षा में फिर से 1 रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। ऐसी मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 2, फिर 8, 10 और 2 12, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर देना 2 और यहाँ पे 10 रख दो सीधा ना, एल कक्षा में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। एल्युमिनियम की बात करें 13 है तो 2, 8, 10, 3, 13, ठीक है। सिलिकॉन की बात करें इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो 2, 8, 10, 4, 14, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करें तो 2, 8, 10, 5, 15। सल्फ़र की बात करें तो 2, 8, 10, 6, 16। ये जिस सल्फ़र का एटॉमिक नंबर याद करना आसान है, 7 से 16, 7 से सल्फ़र, है ना, 7 से 16, 7 से सल्फ़र, तो सल्फ़र का 16, ठीक है। क्लोरीन 17, इसका तो आपको याद ही रखना, बहुत जगह यूज़ होगा। 2, 8, 7, 17। आर्गन का 18, 2, 8, 10, 8, 18, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सबसे बाहरी कक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे बाहरी कक्षा का मतलब है जो एंड में है। जैसे यहाँ पे बात करें तो इसमें एक ही कक्षा बनी, तो यही हाइड्रोजन के लिए यही पहली कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो गई। मैं गोला लगा रहा हूँ, सबसे बाहरी कक्षा है हाइड्रोजन के लिए सबसे बाहरी कक्षा यही हो गई, इसके लिए भी सबसे बाहरी कक्षा ये हो गई, यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा ये होगी। सबसे बाहरी कक्षा ही डिसाइड करती है कि संयोजकता क्या होगी, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा है यानी कि सबसे एंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन गया बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे बाहरी कक्षा ये हो गई, यहाँ पे सबसे बाहर कौन हो गई, ये हो गई, यहाँ पे सबसे बाहर कौन हो गई है, क्यों, क्योंकि पहले अंदर फिर उससे बाहर फिर उससे बाहर, तो सबसे बाहरी वाली ये है। और सबसे बाहरी जो कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उसी के इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो किसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है, ये नियम याद रखना। क्लियर होगी बात। एक बार इसको मैं मिटा दूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, कि अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो आपको सिंपल ही नज़र आया ना, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना। जैसे पोटेशियम की बात करूँ, देखो क्या होता है पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम 19। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको अलग देखने को मिलेगा कुछ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 8, 10, ठीक है। अब देखो इस पर 19 थे, 2 और 8, 10 खर्च हो गए, 9 और बचे हैं। अब जो तीसरी कक्षा है M, उसमें मैक्सिमम तो आ सकते हैं सर 18, लेकिन मैं यहाँ पर 9 अगर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये अगर मैं 9 लिख दूंगा गलत होगा। अब आप कहोगे कि यार सर आपने अभी बताया कि तीसरी में 18 आ सकते हैं और आप यहाँ 9 लिखने से ही मना कर रहे हो। देखो मैंने आपको एक और नियम बताया था कि अगर वही कक्षा आखिरी कक्षा बन जाती है, यानी देखो अब इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, इसके बाद कोई और कक्षा नहीं आएगी। अगर वही कक्षा जिसमें आपने लास्ट में इलेक्ट्रॉन रखा वही आखिरी कक्षा बन जाती है, तब उसमें भी 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, चाहे वो कौन सी भी कक्षा हो, चाहे उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, लेकिन अगर वो आखिरी कक्षा बन रही है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये नियम भी याद रखना है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2, 8, 8, 1, तब 8 रुक के जो बच गया अगले में ट्रांसफर करो पहले, तो 2, 8, 8, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम होता है, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको 2, 8, 10 ऐसे सोचता कि अगर मैं इसको लिख दूँ 2, 8, 10 और यहाँ लिख दूँ 10, 20, गलत हो जाएगा, क्योंकि तब ये आखिरी कक्षा बन जाएगी। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे, याद रखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब अगर देखो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया, एक बार आपके दिमाग में फीड हो गया, तब आप संयोजकताएं आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, शुरू से बात करते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, शुरू से बात करते हैं सर, बहुत आसान है। और जैसे ही इतनी चीज़ आएगी ना, जो मैं इतनी जैसे मेहनत कर रहा हूँ ना यहाँ पे इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये मेहनत सफल हो जाएगी अगर आपने अब तक मेरी बात को सुना है तो। देखो ध्यान से देखना, संयोजकता कैसे निकालोगे सर, ठीक है। मान लो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जगह छोड़ देते इतनी, ये यहाँ पे मैं संयोजकता लिखूँगा, संयोजकता, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, संयोजकता, ठीक है। देखो संयोजकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी या बाह्यतम बोलेंगे जिसको, ठीक है ना, सबसे बाहरी को कोश या बाह्यतम, सबसे बाहरी कक्षा, इसको नोट कर लेना कहीं अच्छे से, मैं उतना साफ लिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको तुरंत के तुरंत नोट करते रहना, क्योंकि जो मैं पेन से लिखता हूँ ना वो PDF में नहीं मिलता आपको, वो PDF में डिलीट हो चुका होता है,
इरेज हो चुका होता है ना, इसलिए इसको कहीं लिखते रहना, जो मैं यहाँ नोट्स बना रहा हूँ पेन से लिख के। हाँ, बाकी जो प्रिंटेड है पहले से वो तो रहेगा। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मान लो है एक्स, सबसे बाहरी कक्षा में अगर एक्स इलेक्ट्रॉन है तो जो संयोजकता होगी, देखो संयोजकता को मैं वी से दिखाऊंगा, वी से वैलेंसी यानी संयोजकता, तो जो संयोजकता होगी यानी वैलेंसी होगी, या तो पूरा ही लिख देता हूँ चलो, ठीक है। संयोजकता जो होगी यानी इसको वैलेंसी बोलते हैं तो वी से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, ठीक है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तब जो संयोजकता होगी, ठीक है, तब जो संयोजकता होगी ये दो टाइप से आएगी सर, ठीक है। संयोजकता क्या होगी, सीधा सीधा x के बराबर हो जाएगी अगर, ठीक है, यहाँ पे लिख लो अगर, इफ लिख रहा हूँ मैं, इफ माने अगर, अगर x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। यानी कि अगर बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं x बोल रहा हूँ, यानी बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस का सिंबल लगा के संयोजकता वही लिख दो, ठीक है। और यही संयोजकता बदल जाएगी सर, ठीक है, अगर, ठीक है, बदल जाएगी अगर, पहले मैं लिख लूँ संयोजकता क्या होगी, यही संयोजकता होगी -8 में से घटाना पड़ेगा आपको x, 8 में से घटा के संयोजकता कब लिखोगे, अगर जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसको मैं x बोल रहा हूँ वो 4 से ज़्यादा है, यानी 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, ठीक है। 8 भी लिख लो, वैसे 8 में तो संयोजकता 8 - 8 0 ही हो जाती है, ठीक है, तो 8 भी ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इनकी संयोजकताएँ, ठीक है। थोड़ा सा कलर में चेंज करते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, एक जैसा ही सब कुछ मज़ा नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के केस की बात करें, अगर मुझे हाइड्रोजन की संयोजकता निकालनी है तो हाइड्रोजन के केस में जो मैंने गोला किया वही बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मैंने क्या कहा, अगर बाहरी कक्ष में 1 से लेकर 4 तक के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो संयोजकता सीधा वही हो जाएगा, जिसके लास्ट में 1 है +1, जिसके लास्ट में 2 है +2, जिसके लास्ट में 3 है +3, जिसके लास्ट में 4 है +4, यानी हाइड्रोजन के केस में संयोजकता हो गई +1 हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। इसके केस में, ठीक है, यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे संयोजकता होगी 0, ठीक है। अगर एक कक्षा से ज़्यादा है तब ये नियम लगाना है, 2 के लिए, बस 2 के लिए एक्सेप्शन है, याद रखना। हीलियम के केस में एक्सेप्शन है, हीलियम के केस में क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा बनती है तो इसको हम, ठीक है, मैक्सिमम इसका क्या है 2, तो इसकी कोई संयोजकता नहीं, इसको कंप्लीटली फिल्ड मान लेते हैं। जिसमें एक ही कक्षा बनी है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा कक्षा है तो 8 में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो बस ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें, यानी कि हीलियम के केस में ऐसा नहीं करना है, हीलियम के केस में बस ऐसा नहीं करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी सब में रूल लगेगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हीलियम में क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि जब एक ही कक्षा बनेगी तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूरा फील्ड है, जो पूरा फील्ड होगा समझ लो उसका कोई हाथ खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये याद रखना। बाकी सब में ही रूल लगेगा। देखो अब इसमें 1 से ज़्यादा कक्षाएं बन रही है ना, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है +2, अब देखो फिर से समझ लो, यहाँ पर भी लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी संयोजकता को मैं +2 बोल रहा हूँ, इसको 0 बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा बन रही है। जब एक ही कक्षा बनेगी तो 2 पे ही कंप्लीटली फील्ड मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3 वाले केस में क्या करोगे सर, +3, यानी कि बोरॉन की संयोजकता +3 हो गई। कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे +4 हो जाएगी, +4 हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करेंगे, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए सर। अब देखो कहानी में बदलाव आएगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए सर, 5, ठीक है। तो जो 4 से ज़्यादा हैं, जो 4 से ज़्यादा है मैं उनको अलग कलर से दिखाऊँ क्या, ठीक है, मैं उनको किस कलर से दिखाऊँ, ब्लैक से दिखाता हूँ, ठीक है, उनको अलग से। जो 5 से ज़्यादा है, मैंने क्या कहा कि संयोजकता अगर 4 से ज़्यादा है, मतलब 5 6 7 8 है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है, तो पहले 8 में से सबसे बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उसको x बोल रहे हैं, तो पहले 8 में से x माइनस करो और फिर माइनस का निशान लगा दो, यानी माइनस के निशान के साथ 8 में से 5 माइनस कर दो, 8 में से 5 गया 3, क्या किया, यहाँ पे 8 था उसमें से 5 यानी बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस किया, तो 8 में से 5 गया 3, बाहर लगा माइनस, तो इसका -3 होगा सर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बात करें 6 है, तो आप क्या करोगे, 8 में से 6 घटाओगे, क्योंकि 5 6 7 8 होगा तो ऐसे करना, माइनस का निशान लगा दोगे, यानी -2, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता -2। हालांकि तत्व अलग अलग संयोजकताओं में भी पाए जा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में, एक्सेप्शन, भाई केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट ही एक्सेप्शंस का है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग इन्हें परिस्थितियाँ मिलेगी, अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे ये, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आम तौर पे जो संयोजकता होती हैं, ठीक है। अभी आप में से कोई इंटेलिजेंट बनने लग जाए कि हमने तो बड़ी क्लास में ये भी देखा है वो भी देखा है, अरे भाई पहले बेसिक सीख लो, ठीक है। फिर वैसा क्यों होता है कि एक ही तत्व अलग अलग संयोजकताओं में पाया जाता है, वो बाद में सीख लेना यार, पहले शुरुआत तो करो।
ठीक है ना। तो रोने मत लगना आप में से कोई कि यार हमने तो इसकी सकता ये भी पढ़ी थी वो भी पढ़ी थी ढिंका फलाना। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, शुरुआत हुई है। ठीक है, अभी मैं सारी एक्सेप्शंस आपके सामने लेके आ जाऊंगा। वो क्लास 9th पहली बात पॉसिबल नहीं है, क्लास 9th पे इतना डिटेल में जाना, आप खुद भी कन्फ्यूज जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। कितना है 7। तो 7 में क्या करेंगे सर, 7 तो इस केस में आ रहा है। ठीक है, तो यानी 8 में 7 घटाओ 1, 1 माइनस का ले लो, यानी क्लोरीन की -1। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरीन की सकता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे फॉर्मूले इस पे पूछे जाते हैं सर, बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे फॉर्मूला बनाने में ज़्यादातर ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। ठीक है, कम से कम ये समझ जाए तो आप याद ही रखना। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई इतना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, यही नियम वहाँ भी लगेगा। देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिख रखते हैं, अगर मैं इनकी संयोजकता लिखना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इनकी संयोजकता लिखना चाहूँ, बहुत टाइम लग रहा है ना संयोजकता में, सोच रहे होगे आप लोग, लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा सर, ये चीज़ें आपको ना एकदम मस्त तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो 8 है, तो अब 8 है तो मतलब 8 में से 8 घटाओगे, वैलेंसी 0। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हम किस कलर से लिख रहे थे, ठीक है, पीछे। ठीक है, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, उनकी सकते हैं सीधा सीधा वही +1 +2 +3 +4। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 6 7 8 होगा उसको पहले 8 में से घटाना है और फिर क्या कर देना है सर, फिर माइनस का निशान लगा देना है। 0 को माइनस का मत लिखना, 0 न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट में 5 आ गए, 4 से ज़्यादा है, तो पहले 8 में से घटाओगे। 4 5 6 सॉरी 4 नहीं 5 6 7 8 होगा, तो पहले 8 में से इलेक्ट्रॉन घटाओगे बाहरी कक्षा वाले, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 x बोल रहे हैं, फिर माइनस ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया सर, 5 है तो 8 में से 5 गया 3 यानी -3, 8 में से 6 गया 2 -2 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 माइनस का 1 लिख लो, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, और अगर हम बात करें अब इससे अगले वाले चीज़ की, ठीक है, पोटेशियम की, तो पोटेशियम के लास्ट में कितना है, +1 है तो +1 है तो +1। ठीक है, ऐसी कैल्शियम की बात करें +2 है तो +2। कैल्शियम का भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कैल्शियम से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले पूछे गए हैं तुमसे, तो इसका याद रखना। इसके अलावा कम से कम आपको ये, ठीक है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ दिमाग में बिठा के चलो, एक्सपीरियंस है तभी बोल रहा हूँ। ठीक है, सोडियम के बारे में तो पूछते ही पूछते हैं सर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। और क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं, संख्याएँ निकालनी आ गई हैं, तो बस कुछ नहीं है इस चैप्टर में, लो हो गया चैप्टर। ठीक है, अब नियम कुछ सीख लो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, आप कुछ नियम सीख लो। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र लिखने के जो नियम है, ठीक है ना, वो क्या क्या है। पहला, आयन की संयुक्ता या फिर आवेश संतुलित होने चाहिए, यानी जितने प्लस उतने माइनस बैलेंस हो जाने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि हर तत्व का एक निश्चित प्रतीक होता है, ठीक है ना, उसके रासायनिक नाम के साथ ही आप फॉर्मूला लिखोगे। और रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको ध्यान देना है कि प्रतीक आप सही लिखो, जैसे हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है, ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ गया, कार्बन के लिए C है। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके लिए है H, ऑक्सीजन O, कार्बन C। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि फॉर्मूले में आप, ठीक है, धनायन पहले लिखते हो, ऋणायन बाद में लिखते हो। ठीक है, धनायन पहले लिखते हो, ऋणायन बाद में लिखते हो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। या फिर यौगिकों में पहले धातु का प्रतीक लिखते हो और फिर अधातु का प्रतीक लिखते हो, अगर उसमें धातु अधातु यूज हो रही हैं तो। ठीक है, जैसे देखो सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, इसमें पता है आपको सोडियम धातु होता है, क्लोरीन अधातु होती है, तो Na पहले लिखा हुआ है, Cl बाद में लिखा हुआ, ना कि ClNa। ऐसे नहीं लिखेंगे ClNa, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले धातु का प्रतीक फिर अधातु का प्रतीक। अगर आप वैसे भी देखो तो Na पॉजिटिव बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा, यानी ये धनायन बनाएगा, ये ऋणायन बनाएगा। तो वो नियम भी देखो यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो धनायन बनाते हैं वो पहले, ऋणायन बनाते हैं बाद में, या फिर धातु धातु में कहना है तो धातु के प्रतीक पहले, अधातु के प्रतीक बाद में, है ना। यानी कि NaCl का फॉर्मूला धातु Na है, Cl बाद में आएगा, Na पहले आएगा, ये सही है। अगर कोई ClNa लिख देता है वो गलत है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, बस इतना आता है तो आप फॉर्मूला कर लोगे। ठीक है, बस एक चीज़ और याद रखना कि जब बहुपरमाणुक आयन, ठीक है, की गुणा की जाएगी, तो जो बहुपरमाणुक आयन, अभी मैंने आपको बताया ना, इकट्ठा जिन पे बहुत सारे एटम्स पे चार्ज होता है,
तो वो जितने हैं उनको ब्रैकेट में लिख के फिर बाहर 2 लिखोगे। जैसे NO3 पे मिला के -1 है, ये सब मिला के -1 है, किसी एक पे नहीं। तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो। ठीक है, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जरा क्वेश्चंस की। अब आपको समझ में आ जाएगा। ये मान के चलो कि आप अभी ये टेबल अपने सामने कहीं, ठीक है ना, लिख के बैठे हो। शुरुआत में जब आप करो तो फिर ये समझ लो थोड़ी देर के लिए अपने सामने रख लो, अगर आपको अभी पूरा अच्छे से याद नहीं हुआ है तो। मान लो ये चीज़ आपके सामने है, ये चीज़ आपके सामने है, ठीक है, संयोजकताएं। फिर आप देखो आपको चीज़ें समझाएंगी, बस ये संयोजकताएं आपको समझनी है, याद भी नहीं करनी है। अब तो तरीका बता दिया, रटनी थोड़ी है। बस एटॉमिक नंबर रटो, एटॉमिक नंबर तो भाई रटने ही पड़ेंगे। ठीक है, कि भाई इसका ये परमाणु संख्या है वगैरह वगैरह। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखना है, तो यहाँ से 2 चीज़ें पता लगती है कि नाम किससे मिलते जुलते हैं, कार्बन से और क्लोराइड यानी क्लोरीन से। ठीक है, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। तो कार्बन का सूत्र क्या होता है C, क्लोरीन का क्या होता है Cl। अभी हमने देखा था कार्बन की संयोजकता होती है +4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 था। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना था 6, तो 2,4 आया था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, 2, 8, 7, 17, तो 7 है तो लास्ट में 1 आएगा, यानी -1 है ना। याद करो, मैं आपको दिखाता रहूँगा क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी। ठीक है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8, 7 यानी कि -1, मैंने यहाँ लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहले में 2, दूसरे में 4, यानी आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4 इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 1, 2 में दिखाऊंगा ऐसे आपको पीछे करके, ताकि आपके दिमाग में फीड रहे चीज़ें। तो कार्बन का +4 हो गया आवश्यकता, क्लोरीन का -1 हो गया। ठीक है ना, ये देखो तत्व है, ये तत्व के सिंबल हैं, ये जो मैंने लिखा है इसकी संयोजकता है, संयोजकता है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसका फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा। Cl इंटू 1 हो गया C इंटू 1 हो गया C, Cl कितनी बार, 4 बार, तो CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। अब आप देखोगे तो आयन बैलेंस हो जाएंगे। जो हमने पहले नियम पढ़ा था ना, पहला जो हमने नियम पढ़ा था कि भाई आयन की संयोजकता संतुलित होनी चाहिए, तो संतुलित हो गई। भाई कार्बन की संयोजकता 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 का मतलब क्या है कि कार्बन के 4 हाथ हैं, तो ये 4 हाथ से एक हाथ से एक क्लोरीन को पकड़ पाएगा, क्लोरीन का -1 है, तो CCl4, यानी कि जो कार्बन है उसने 4 क्लोरीन समझ लो ऐसे करके पकड़ रखे, CCl4। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो एक क्लोरीन के पास अगर 1 नेगेटिव है तो यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गए ना, तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। और कार्बन के पास अकेले के पास 4 पॉजिटिव है, तो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव हो गए, बैलेंस। आगे बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही अगर हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन आ रहा होगा, क्लोरीन आ रहा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यानी कि H, क्लोरीन यानी Cl। अभी आपने Cl का तो याद ही हो जाना है, क्योंकि Cl बहुत बार यूज होगा, -1। हाइड्रोजन तो शुरू में ही था +1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा HCl, H1Cl1। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करो, 7 से सल्फर 7 से 16, यानी 7 से सल्फर 7 से 16 बताया था। 16 है तो 2, 8, 10, 6, 16, 6 है तो लास्ट में अगर 6 आ रहे हैं तो 8 में से घटाओगे, 8 में से 6 गया 2, यानी -2। हाइड्रोजन तो आपको याद ही हो गया होगा, यहाँ पे कितना +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। H कितना हो जाएगा, H के पास 2 गया तो H के पाँव में यहाँ 2 लिख दो, S के पास 1 गया, H2S। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर अकेले के पास -2 है। अब एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही +1 है, तो 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे ताकि +2 हो जाए, +2 -2 बैलेंस हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिख रहे हैं, नेगेटिव वाली चीज़ बाद में लिख रहे हैं, यानी पहले H लिखेंगे बाद में H लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिख रहे हैं, नेगेटिव वाली बाद में लिखेंगे, जो कि यहाँ पे दूसरा नियम मैं आपको बताया था। ठीक है, दूसरा नहीं यहाँ पर कि धनायन और ऋणायन, पहले धनायन लिखोगे पहले और ऋणायन को लिखोगे बाद में। क्लियर हो रही है बात ये। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम धातु है तो इसको पहले लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव है। आप कहोगे ये क्या बवाल है, ठीक है, ये तो नहीं सिखाया। हाँ भाई, इसीलिए मैंने कहा था ये 9 कम से कम याद कर लेना, क्योंकि आप बड़ी क्लास में सीखोगे। मैंने कहा था ना ये 9 आप कम से कम याद कर लेना, याद है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा कार्बोनेट, यानी CO3 2 नेगेटिव, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ जाओ। ठीक है, 2 नेगेटिव है तो मतलब इस पे 2 नेगेटिव है, यही इसकी संख्या जैसा बिहेव करेगा। Na पे पास आपको पता है 1 पॉजिटिव है, तो जो दोनों नेगेटिव था वही यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा Na2। ठीक है ना, ये 2 इधर गया, CO3 के साथ 1, Na2CO3। क्लियर हो गया, यहाँ पे O कैपिटल लिखना याद रखना, Na2CO3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है सर। अमोनियम होता है NH4 प्लस चार्ज होता है इस पर, यानी कि इस पर +1 है।
सल्फेट आप जानते हो SO4 2 नेगेटिव होता है, ये आप याद कर लेना फिर से। अमोनियम और सल्फेट एक बार दिखा दूँ मैं यार, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे। ये 9 तो आपको याद करना पड़ेगा सर, ये 9 आपको याद करना। देखो अमोनियम क्या है, NH4 एक पॉजिटिव, सल्फेट देखो यहाँ कहीं होगा, ये रहा सल्फेट क्या है, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। ये बहुपरमाणु आयन है, यानी कि जो चार्ज होगा वो किसी एक एटम पे नहीं है, पूरे अलग सबके ग्रुप पे ही है। ठीक है, ये जो 2 नेगेटिव है ये सिर्फ ऑक्सीजन या सल्फर पे नहीं है, दोनों को मिला के। ठीक है, तो यानी कि इस पे कितने नेगेटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे जब बहुपरमाणु आयन लिखते हो तो NH4 के साथ ये 2 जाएगा ना। जब बहुपरमाणु आयन होते हैं उनको ग्रुप में लिखा जाता है एज ए पैरेंथेसिस में, और यहाँ आएगा 2 NH4 ट्वाइस, फिर SO4। ठीक है, यहाँ आएगा NH4 ट्वाइस SO4। क्लियर होगी बात। ठीक है, याद रखना ये O कैपिटल है, स्मॉल मत समझने से। ठीक है, तो जब बहुपरमाणु आयन होते हैं एक साथ इकट्ठा चार्ज हो एक से ज़्यादा एटम के ऊपर, तो अगर उनको संख्या एक से ज़्यादा है तो उनको पहले ब्रैकेट में बंद करोगे और फिर ऐसे 2 लिखोगे। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम यानी Mg, क्लोराइड यानी क्लोरीन से बनेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 हो गया, 2 8 10 और 2 12 यानी +2। क्लोरीन का 17 यानी 2 8 10 7 17, 7 है तो 8 में 7 गया 1 यानी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, मैग्नीशियम को पहले क्यों लिखा, ये प्लस वाला बनाएगा, ये धातु भी है, नहीं ना, ऐसे भी समझ सकते हो। तो MgCl2। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्या होता है सर, Al, धातु होता है तो पहले लिखेंगे। ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनेगा, अधातु होता है बाद में लिखेंगे। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2 8 10 3 13 यानी +3 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 16, 2 8 10 और 6 16 यानी -2 आएगा। 6 है तो 8 में से 2 6 गया 2, माइनस का ले लो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। अब आपको पता लगा किसी फॉर्मूले में यहाँ पे 2 क्यों आता है, किसी में 3 क्यों आता है, ऐसे करके ना बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं शुरुआत में। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, पहले लिखोगे, ऑक्सीजन बाद में लिखोगे। कैल्शियम का हमने दिखा था एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 8 8 2 यानी +2 आएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है। ठीक है, तो ये अगर देखो अगर ये कट रही है तो काट लेना। ठीक है, मतलब असलियत में तो Ca2O2 बनेगा, लेकिन ये नंबर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट के 1 1 बन जाएंगे, यानी CaO बन जाएगा। अगर ये कट रहे हैं तो आप चाहो तो यहीं पे काट लो, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, तो 1 1 आ जाएगा कट के। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़। ठीक है, इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब फॉर्मूला आप खुद लिख लेना। अब आगे चलते हैं, जो टॉपिक बचा है आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो देखो दोनों ही द्रव्यमान है बस। ठीक है, द्रव्यमान निकालना फॉर्मूलों के, और कुछ नहीं है। मतलब इनके सूत्रों में फॉर्मूला में जितनी भी चीज़ें आई हैं सबका द्रव्यमान जोड़ के निकाल दो, सीधा सा मतलब है। जैसे आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है किसी अणु में सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कितना होता है, उसको हम बोलते हैं उसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसे परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर निकाला जाता है, यानी जितने भी उसमें परमाणु हैं सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो। ठीक है, जैसे पानी की बात करें तो पानी जो है एक अणु है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है, तो H2O होता है इसका फॉर्मूला। अब अगर मुझे इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, H2 है तो 2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दूंगा। मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो 2 गुणा में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस करूँगा, 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो 1 इंटू में ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, आपको याद रखना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, ऑक्सीजन का 16 U होता है। पहले इसको AMU से दर्शाते थे, आजकल इसको सिर्फ U से ही दर्शाया जा रहा है। ठीक है ना, पहले से एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, अब इसको यूनिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुणा में 1 हो जाएगा, यानी 2 गुणा में 1, फिर ये प्लस, फिर 1 गुणा में 16। ठीक है, यानी 16, तो 2 गुणा में 1 2 हो गया, प्लस में 16, 16 और 2 18 U आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, देखो फॉर्मूला यूनिट मास भी ऐसा ही है कि भाई अलग अलग यौगिकों के जैसे आपने, ठीक है ना, यहाँ पे निकाला, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान पर ज़्यादातर हम किसके लगाते हैं, आयनिक यौगिकों के लगाते हैं, यानी वो यौगिक जो आयन से मिलके बने होते हैं ना, यानी जैसे सोडियम क्लोराइड है तो आयन से मिलके बना है, Na+ होता है, Cl- होता है, तब बनता है NaCl। तो आयनिक यौगिकों के अगर परमाणु के द्रव्यमान को हम जोड़ें तो जो उसका मास आता है उनको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान। रहता है वैसा ही है, जैसे इसको कैलकुलेट करोगे वैसा इसको कैलकुलेट करोगे। तो किसी आयनिक यौगिक के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को योग को दर्शाता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। यह आयनिक यौगिकों के सबसे छोटे प्रतिनिधि कण को
बताता है, ठीक है ना। जैसे बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आएगा Na, इसका परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना है होता है 23U। क्लोरीन का Cl, इसका परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना 35.5U, ठीक है। तो NaCl का क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl को जोड़ दो, तो इसका 23 था, उसका 35.5 था, तो जोड़ के आ जाएगा 58.5, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पहले इसको AMU से दर्शाते थे, आजकल इसको U से दर्शाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई इन यौगिकों के आणविक द्रव्यमान निकालो, तो उसके लिए सबसे पहले आप इनको याद कर लेना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, कि कम से कम इतने तत्वों के आपको द्रव्यमान भी याद होने चाहिए कम से कम। वैसे तो अच्छा है कि आप 1 से लेकर 20 तक के सबके याद कर लो, बट इनके तो कम से कम याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का प्लस, मतलब हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, ठीक है ना, ये सब U में है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का भी हमने देखा था 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, ठीक है। तो अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई फलाना फलाना चीज़ों के, ठीक है, फलाना फलाना चीज़ों के आप निकाल दो द्रव्यमान, तो आप अब आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। एक बार रुक जाओ, हाँ, जैसे जैसे पूछ लिया भाई H2 का बता दो, तो आपको पता है कि इसमें 2 H आ रहे हैं, तो 2 गुणा में 1 H का कितना होता है सर, 1 H का होता है 1U, तो 1U, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा में 1U यानी कि 2U, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछ ले भैया O2 का बता दो, तो इसमें 2 O हो रहे हैं, तो 2 गुणा में 1 O का कितना है सर, 1 O का 16 है, कहीं होगा यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। 1 U का कितना है 16U, तो यहाँ पे 2 है तो 16U, 16 दूनी कितने हो गए सर 32U, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपसे किसी का भी निकाल लो यार, किसी का भी निकाल लो, CO2 का पूछ लिया मान लो, CO2, तो यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का होता है 12 प्लस, देख लो कार्बन यहीं कहीं होगा ये रहा, कार्बन का है 12U, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 2 गुणा में 1 ऑक्सीजन का 16U होता है, सारा मिला के जो आएगा वो U में लिखना, ठीक है। तो 12 प्लस में पहले ना गुणा करना, कि 12 2 जोड़ मत देना, ठीक है, पहले गुणा होती है, 16 दूनी 32, तो 32 और 12 44U, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपसे, ठीक है, ऐसे ही आपसे मान लो Cl2 का पूछ लें, जैसे यहाँ पर पूछा भी हुआ है, तो 2 गुणा में 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन होता है 35.5U, तो 35.5 का डबल हो जाएगा 70 और 1 71 यानी कि 71U। ऐसे करके आप किसी का भी पूछ ले यार, सब बता दोगे आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है, जल्दी मैं चैप्टर नंबर 4 भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।